नमस्कार दोस्तों। कल तक बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी हो रही थी कि ट्रंप सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे। ईरान बहुत ही ज़्यादा डेडली अटैक स्टार्ट कर देगा अगर ईरान पे हमला होता है, ख़ासकर उसके पावर प्लांट और ब्रिजेस पे। लेकिन आज सुबह इंडियन टाइम के करीबन 5:30-6 बजे के आसपास सीज़फायर अनाउंसमेंट हो जाती है 2 हफ्तों के लिए ईरान और यूएस के बीच में। इसके पीछे की पूरी क्या कहानी है? पाकिस्तान द दलाल नेशन की इसमें क्या भूमिका रही है? कैसे वो एक फेल्ड मीडिएटर की तरह अभी सामने आ रहा है? आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ट्रंप अपने प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं नेगोशिएशंस विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ईरान जो है वो मान चुका है कंप्लीट इमीडिएट एंड सेफ ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसलिए इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीज़फायर अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसके बाद ईरान के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक ऑफिशियल बयान सामने आता है, जिसमें वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीज़फायर हो चुका है। अब अगर हम इसको थोड़ा और ब्रीफ में जानने की कोशिश करें तो इसमें हुआ क्या है। ईरान और यूएस ने एक 15 डे का कंडीशनल सीज़फायर माना है, जिसमें कि मीडिएट करा है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। तो यहाँ पे जो दलाल नेशन है उसने अपना काम बिल्कुल वही करा है जो उन्हें करना चाहिए था, जिसकी वजह से ईरान ने एग्री करा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रीओपन करने का। इसके आगे की सच्चाई मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। और एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इसमें कि जो फॉर्मल नेगोशिएशंस हैं वो फाइनलाइज होंगी एक लॉन्ग टर्म डील के तहत, जिसकी शुरुआत होगी इस्लामाबाद पाकिस्तान में 10 अप्रैल से फ्राइडे। अगर मैं आपको थोड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में बहुत ही शॉर्ट में बताऊं तो ईरान और ओमान और यूएई के बीच में जो आप एक गैप देख रहे हैं इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है, जिसको ईरान ने जब से वॉर स्टार्ट हुई है इसे चोक करके रख रखा है। ईरान के नॉन फ्रेंडली देशों का कोई भी शिप जाता है उस पर वो वार करना शुरू कर देते हैं। उनसे बहुत सारी शिप जो हैं यहाँ से उनका ऑयल ट्रांसफर नहीं होता था कंट्रीज़ का, जिसकी वजह से कल तक ऑयल का ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो 144 तक टच कर गया था एट इट्स पीक। ये वॉर के बाद मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पीक है जो ब्रेंट क्रूड ऑयल ने प्राइस जो है रीच करा है। ये भी जाने कि ये सीज फायर तक ये बात आई कैसे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कवर करा था कि धमकाया था ईरान को कि वो उनकी पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, और साथ ही साथ उससे पहले क्या धमकी दी थी, ईरान के पावर प्लांट और ब्रिजेस पे हमला चालू कर देंगे। मतलब वेडनेसडे 6 से 7 बजे के आसपास वो हमला करना चालू कर देंगे, ऐसा उनका कहना था। जिसमें कि यूएस ने ऑलरेडी 50+ टारगेट हिट कर दिए थे खर्ग आइलैंड पे, जिसके बाद ईरान ने अपने बहुत सारे मैसिव ड्रोन्स और मिसाइल का रिटेलिएशन किया, और उनके बहुत सारे प्रॉक्सीज भी एक्टिवेट हो गए थे, जैसे येमेन और लेबनान में है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि सीज फायर में एग्रीमेंट क्या क्या हुई थी, तो पहली बात जो है वो ड्यूरेशन है। 14 से 15 दिन का ड्यूरेशन रखा गया था, जिसको डिस्क्राइब करा गया था एज कंडीशनल एंड रिवर्सिबल। जिसके बाद यूएस की कमिटमेंट थी कि वो ऑल मेजर मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान मेनलैंड एंड स्ट्रेटेजिक एसेट्स उनके ऊपर रोक देंगे। जिसके बाद ईरान की ये कमिटमेंट थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन कर देंगे, जिससे कि वो इंश्योर कर सके फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेविगेशन। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं सीज फायर का? इट इज़ अ पॉज इन अ वॉर, नॉट द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि अब भी अगर मैं आपको आगे चल के जो न्यूज़ बताऊंगा उससे आपको साफ अंदाजा दिख जाएगा कि जो सीज फायर हुआ है ये कितनी आसानी से टूट सकता है, और इसका अब अगर जो वॉर होगी अगर, तो कितने बड़े लेवल पे जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ईरान के आखिर ऐसे जो कौन से 10 पॉइंट थे जिसके ऊपर ये सीज फायर एक तरीके से मनवाई गई। इसमें कुछ झोल है अभी, उसको हम आगे वीडियो में भी कवर करते हैं। तो अगर हम पहले ये जाने कि ईरान की जो 10 पॉइंट सीज फायर का प्रपोजल है उसमें उन्होंने क्या क्या अपनी मांगे रखी थी। ईरान ने कही थी कि वो कंप्लीट एंड ऑफ वॉर चाहते हैं, ईरान, लेबनान एंड येमेन, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि ईरान पे स्ट्राइक जो है उसका परमानेंटली सिसेशन हो जाए, मतलब पूरी तरीके से बंद हो जाए ईरान पे स्ट्राइक्स, और एक तरीके से रीजनल पीस आए जिस जो कि ख़त्म करे सारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मिडल ईस्ट में। और हॉर्मुज जो है वो फॉर्मल एग्रीमेंट पे खोला जाए। इसके साथ एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी रखा गया था कि जो अलाउ करे और इंश्योर करे सेफ एंड फ्री नेविगेशन इन द पर्शियन गल्फ। ईरान की एक और मांग थी कि जो भी फुल पेमेंट होगा रिकंस्ट्रक्शन का, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज जो ईरान को सहना पड़ा है यूएस और इसराइल की स्ट्राइक से, उसे यूएस और इसराइल मिलके या फिर दोनों में से कोई भी एक करके उसका पूरा कंपनसेशन भरे, और जो सैंक्शंस लगाए गए हैं अभी तक ईरान पे वो सारे हटाए जाएं। साथ ही साथ जो भी ईरान की फंड्स और एसेट्स ग्लोबली फ्रीज हो रखी हैं उसे पूरी तरीके से अभी रिलीज करा जाए। और एक तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियर प्लेज ली गई थी ईरान की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने कमिट करा था कि वो कोई भी न्यूक्लियर वेपन की पोजीशन को सीक नहीं करेंगे। जिसकी वजह से इमीडिएट इफेक्ट देखने को क्या मिला
कि यूएस जो है वो इन सब पॉइंट्स पे मान चुका है और एक तरीके से सीज फायर हो चुका है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये आता है, अभी 8 तारीख 11:30 के आसपास ये एक पोस्ट आती है, व्हाइट हाउस सेज प्रेसिडेंट ट्रंप रिजेक्टेड ईरान 10 पॉइंट प्लान एंड थ्रू इट इन द गार्बेज। यहाँ पे अभी अभी जो लेटेस्ट खबर सामने आई है कि ट्रंप का ये कहना है कि वो इस 10 पॉइंट की प्रपोजल को वो बिल्कुल नहीं मानते और एक तरीके से उन्होंने गार्बेज में फेंक दिया है। यहाँ पे एक ये बड़ा रोल आता है, अभी जो हाल ही में खबर सामने आई है कि इसराइल जो है वो अभी लेबनान पे अटैक्स किए जा रहा है, जबकि यहाँ पे बात हुई थी, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था, कि लेबनान पे भी स्ट्राइक्स रुकनी चाहिए। कि ऐसा आखिर हुआ क्यों कि ईरान ने तो कही थी कि लेबनान पे भी रुकनी चाहिए, परंतु इसराइल जो है वो फुल स्केल अभी तक लेबनान पे अटैक किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो पाकिस्तान है उन्होंने बीच में कुछ गड़बड़ करी हो। जी हाँ, ऐसा क्यों हो सकता है कि यूएस, पाकिस्तान और ईरान ईरान ने पाकिस्तान को अपना पॉइंट भेजा हो, जो कि मैंने आपको दिखाया था, मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है। और पाकिस्तान ने जो है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके यूएस को भेजा हो, जिसके बाद यूएस ने इन पॉइंट पे मान लिया हो और पाकिस्तान को ये भेजा हो, फिर ईरान से ये कह दिया हो कि यूएस और आपके बीच में ये इन पॉइंट्स पे समझौता हो चुका है। लेकिन इन रियल लाइफ ये एग्जीक्यूट होते हुए नहीं दिखा, क्योंकि लेबनान पे अभी बहुत ही ब्रूटल स्ट्राइक्स हो रहे हैं और साथ ही साथ ईरान ने भी स्ट्राइक्स चालू कर दिए हैं वापस से। मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान ने जो है यहाँ पे कुछ बीच में धांधली करी हो या गड़बड़ करी हो। तो अभी हम आगे चलने से पहले इसमें ये जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे एग्री क्यों करा होगा। पहली बात जो है इकोनॉमिक प्रेशर, राइजिंग ऑयल प्राइस और डीस्टेबलाइज मार्केट ने यूएस की इकोनॉमी को हर्ट कर रखा था। एक एक और दूसरा बड़ा कारण जो हो सकता है वो है मिड टर्म इलेक्शंस इन यूएस। ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी जो है उसने एक तरीके से देख लिया था कि उनका पोटेंशियली पूरा वाइप आउट हो सकता है अगर ये वॉर लेड करती है डोमेस्टिक एनर्जी क्राइसिस में। अभी आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों पहले किंग्स प्रोटेस्ट भी हुए थे यूएस में, और अभी ट्रम्प के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं डोमेस्टिकली, मतलब यूएस के अंदर ही, कि ट्रम्प का बहुत विरोध हो रहा है कि वो इस वॉर में क्यों पड़े। ये इसराइल और ईरान की वॉर थी। एक और इसमें बड़ी बात जो है वो है एलाइड का प्रेशर। अभी मैंने आपको एक बहुत ही अभी मैंने अपनी रीसेंट वीडियो में डिस्कस करा था कि ट्रम्प नेटो छोड़ने की फिराक में क्यों है, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि आखिर नेटो की हिस्ट्री क्या रही है, नेटो किस तरीके से काम करता है और ट्रम्प का उसमें क्या कहना है। और साथ ही साथ ये भी बताया था अगर ट्रम्प नेटो को लीव करते हैं या फिर डी फैक्टो स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं तो इंडिया को इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, और इंडिया को आगे क्या क्या करना चाहिए। आपको आई बटन में ऊपर वो वीडियो दिख रही होगी, आप उसे ज़रूर जाकर देखें। उसमें मैंने सभी पर्सपेक्टिव को कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश करी है। तो साथ ही साथ मैंने जैसा आपको उसमें ये भी बताया था कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनको उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो इस वॉर में पार्ट लेंगे। खासकर यूके के पीएम की स्टारमर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते हैं कि ये वॉर उनकी नहीं है। और जब इवन ट्रम्प फ्रांस और यूके से कहते हैं कि वो अपनी वॉरशिप को भेजे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में, तो यूरोपियन कंट्रीज साफ मना करती हैं, जिसकी वजह से एक और बहुत बड़ा प्रेशर था कि उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन को फेस करना पड़ रहा है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि द फ्रेजाइल पीस व्हाई इट माइट फेल। एक तो इसराइल फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा है इसमें, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो है कि लेबनान माइट नॉट बी इंक्लूडेड इन द सीज फायर क्रिएटिंग अ पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट। जो कि मैंने अभी आपको कुछ ही देर पहले बताया था कि लेबनान पे जो है इसराइल बहुत ही ब्रूटल अटैक्स अब भी किए जा रहे हैं, खासकर उनकी मेन सिटी में। जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब ईरान ने कह दिया है कि लेबनान भी इंक्लूडेड था इन द सीज फायर टर्म्स, बट द ऑफिशियल व्हाइट हाउस सेज कि लेबनान को हमने इंक्लूड ही नहीं करा है। तो ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो चुका है अभी, जिसके पीछे 101% पाकिस्तान का हाथ होगा। मैं अभी आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, कि उन्होंने कुछ यहाँ पे धांधलेबाजी करी है जिसकी वजह से अभी वॉर वापस से हो रही है। इंटरनेट पे अभी कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है वो बहुत ही अच्छी है, इंडिया की डिप्लोमेसी को एक तरीके से बेकार घोषित किया जा रहा है, मतलब एक तरीके से नीचे लाने की कोशिश करी जा रही है इन्फ्लुएंसर्स और कुछ लोगों के द्वारा। अगर आगे चल के इफ पाकिस्तान का इसमें रोल आते कि उन्होंने लेबनान को सीज फायर टर्म्स में इंक्लूड या ना इंक्लूड करके कुछ बहुत ही बड़ी धांधलेबाजी हुई और ऐसा होता है कि पाकिस्तान को इसमें दोषी ठहरा दिया जाता है, तो फिर ये लोग जो हैं जो अभी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को अपने सर पे रखकर नाच रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करने वाले, फिर ये अपना चुपचाप बैठ जाएंगे। तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को जो है वो कुछ ज़्यादा सराहना करने की बात नहीं है, क्योंकि एट द एंड वो एक दलाल नेशन, एक बिग बंगा देश और पक्का ना
कुछ ना कुछ पक्का यूएस ने उसे फेवर करा होगा जब भी जाके हुआ है। दूसरा, सैंक्शन की टाइमलाइन। कोई एग्रीड टाइमलाइन नहीं है यहाँ पे कि यूएस जो है वो सैंक्शंस को लिफ्ट करे, जो कि एक बहुत ही बड़ा बन सकता है कि ईरान जो है वो आगे चल के अटैक शुरू करे। तीसरा, कि जीरो ट्रस्ट। चौथा, प्रॉक्सी ग्रुप्स जो ग्रुप्स हैं जैसे हिजबुल्ला और हouthis वो स्टिल एक्टिव हैं, और एक भी एक्सीडेंटल स्ट्राइक रीस्टार्ट कर सकती है इस फुल स्केल वॉर को। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लेबनान में कैसे अटैक हुए जा रहे हैं हिजबुल्ला के जो वहाँ पे प्रॉक्सीज है ईरान के, कि ये वॉर जो है वो वर्ल्ड पे है वापस से रीस्टार्ट होने के। अब यहाँ पे अगर हम कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें कि ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इसराइल को वार्न करती है विद इन अ फ्यू आवर्स इफ द फायरिंग डज नॉट स्टॉप इन सदर्न लेबनान द एयर एंड मिसाइल यूनिट विल बॉम्ब तेल अवीव। यहाँ पे खुलेआम ईरान की तरफ से धमकी आ चुकी है, वो इसराइल पे हमला चालू कर देंगे अगर सदर्न लेबनान पे हमले नहीं रुकते हैं, जो कि एक मेजर सेटबैक है ट्रम्प के सीज फायर मूव को, जो कि पाकिस्तान के थ्रू करवाया गया है। यहाँ पे मैं अब भी अपने स्टैंड पे अटल रहूंगा कि जो पाकिस्तान है इसने पक्का कुछ ना कुछ धांधलेबाजी करी है बीच में सीज फायर एग्रीमेंट में, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसराइल जो है वो अपने अलग टर्म्स पे है, व्हाइट हाउस आके ऑफिशियली कह रहा है कि लेबनान को हमने इंक्लूड नहीं करा था, ईरान कह रहा है अगर आपने धोखी नहीं तो हम तेल अवीव को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे बीच में दलाल नेशन कौन बन के आया? पाकिस्तान दलाल नेशन जो है। और अगर हम अभी एक और बड़े डेवलपमेंट की बात करें, दोपहर शाम के समय ये कंफर्म हो चुका था कि ईरान फायर 17 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड 35 ड्रोन्स एट यूएई टुडे, जिसकी पुष्टि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने करी है कि उन्होंने 17 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 35 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करा है। और अगर हम एक और बड़ी डेवलपमेंट की बात करें यहाँ पे, जस्ट इन ईरानियन ड्रोन अटैक कॉजेज मेजर डैमेज टू कुवैत पावर एंड वाटर फैसिलिटीज। यहाँ पे ईरान ने कुवैत की पावर और वाटर फैसिलिटीज पे हमला करा है। इसका मतलब वाटर फैसिलिटीज से मेरा मतलब ये हो सकता है कि मैंने अपनी पिछली एक दो वीडियोस में बात करी थी कि डीसैलिनेशन प्लांट जो हैं जो गल्फ कंट्रीज में सिचुएटेड है, वो अराउंड 90% ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर कंट्रीब्यूट करते हैं इन देशों का। इस पर अटैक करना मतलब एक तरीके से ड्रिंकिंग वाटर की क्राइसिस पैदा कर सकता है ये पूरे गल्फ कंट्रीज में। इसी बीच जो दलाल नेशन के पीएम है उनका एक वापस से ट्वीट आता है, वायलेशंस ऑफ सीज फायर हैव बीन रिपोर्टेड एट फ्यू प्लेसेस अक्रॉस द कॉन्फ्लिक्ट जोन व्हिच अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ पीस प्रोसेस। तो यहाँ पे पीस की बात कर भी कौन रहा है, बट एनीवेज यहाँ पे वो सिंसियरली अर्ज करते हैं ऑल पार्टी से, एक तरीके से भीख मांग रहे हैं सभी से कि वो रिस्ट्रेन करें और रिस्पेक्ट करें सीज फायर को 2 हफ्तों के लिए। तो पाकिस्तान है उनके द्वारा सीज फायर ऐसी करवाई गई है कि वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे में टूट गई। और साथ ही साथ ये भी लिखा है सो दैट डिप्लोमेसी कैन टेक अ लीड रोल टुवर्ड्स पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, तो अब पाकिस्तान को मेरे हिसाब से साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने कुछ इस वॉर में पढ़ के गलती कर दी है, जो कि उन्हें आगे जाके रियलाइज होगा। अगर हम साथ ही साथ एक और बहुत ही बड़े स्टेटमेंट की बात करें, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कहा है कि ईरान बेग्ड फॉर द सीज फायर एंड कॉल्ड इट अ बिग डे फॉर द वर्ल्ड पीस। ही डिस्क्राइब्ड ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एज अ हिस्टोरिक एंड ओवरवेलमिंग मिलिट्री विक्ट्री, also claimed the operation made Iran's military combat ineffective for years। अगर मैं लास्ट वाली उस पर बात करूँ तो आई डोंट थिंक इट हैज़ मेड इनफेक्टिव, क्योंकि अभी अभी तो मैंने आपको ऊपर दिखाया कि 17 मिसाइल्स और अराउंड 35 ड्रोन्स का जो हमला करा गया है कुवैत पे, इफ़ द न्यूज़ इज़ ट्रू। और एक बहुत ही बड़ी कल रिपोर्ट सामने आई थी कि ईरान ने पाकिस्तान को ये बताया है कि उनके पास अब भी 15,000 मिसाइल्स एंड 45,000 ड्रोन्स का जो है वो स्टॉक है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट थी कि उनके पास अब भी इतना ज़्यादा स्टॉक है। तो यहाँ पे यूएस कैसे कह सकता है कि उन्होंने ईरान की मिलिट्री को इनफेक्टिव कर दिया बहुत सालों के लिए। इसी के साथ इंडिया की जो एम्बेसी है ईरान में, उन्होंने स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी करी है कि इंडियन नेशनल जो है ईरान में, उनको स्ट्रांगली एडवाइस करा गया कि वो एग्जिट कर दे ईरान, जिसमें कि उन्होंने नीचे एम्बेसी के नंबर भी दे रखे जिससे कि वो कांटेक्ट कर सकें। और एक अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई थी कि व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जो है उन्होंने अनाउंस करा है जो प्रेसिडेंट हैं वो डिस्पैच करे अपनी नेगोशिएशन टीम को, इसको लीड करेंगे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, और भी उनकी टीम इस्लामाबाद को हेड करेगी इस वीकेंड। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ईरान की जो कंसल्टेट है मुंबई में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ड्यू टू इजरायली स्ट्राइक्स इन लेबनान ऑयल टैंकर्स विल नॉट बी परमिटेड टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय एक और बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान डिक्लेयर्स द सीज़फायर अनरीजनेबल, लिस्ट 3 वायलेशंस एंड इंक्लूडिंग अटैक्स ऑन लेबनान एंड अटैक्स ऑन ईरान। इसमें ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, नॉन कंप्लायंस ऑफ द फर्स्ट क्लॉज ऑफ द 10-point proposal regarding the ceasefire in Lebanon, a commitment that Prime Minister Shehbaz Sharif has also explicitly referred to
and declared as immediate ceasefire everywhere, including Lebanon and other regions, इफेक्टिव इमीडिएटली। यहाँ पे अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि पाकिस्तान ने एक तरीके से यहाँ पे कैसे दलाली करके एक फील्ड मीडिएटर का काम करा है और इसमें फंस चुका है। अब यहाँ पे ईरान ने क्लियरली स्टेट कर दिया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये स्टेट करा गया था कि लेबनान पे बिल्कुल भी अटैक्स नहीं होंगे, लेकिन इस सीज फायर वॉलेशन का उल्लंघन हुआ है। और अभी मैंने आपको एक और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बताई थी यूएस के प्रेस सेक्रेटरी ने जो दी थी कि ट्रंप ने जो है वो 10 पॉइंट प्रपोजल को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया है, लिटरली इन द गार्बेज। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कैसा दलाली का काम करा है यहाँ पे पाकिस्तान ने। और साथ ही साथ उनका क्लेम करना ये है द एंट्री ऑफ एन इंट्रूडिंग ड्रोन इनटू ईरान स्पेस विच वाज डिस्ट्रॉयड इन द सिटी ऑफ लाद एंड फास्ट प्रोविंस वायलेशन ऑफ द क्लॉज प्रोहिबिटिंग एनी फर्दर वायलेशन ऑफ ईरान एयर स्पेस। तीसरा, डिनाइल ऑफ ईरान्स राइट टू एनरिचमेंट विच वाज इंक्लूडेड इन द 6th क्लॉज ऑफ द फ्रेमवर्क। और यहाँ पे साथ ही साथ उन्होंने क्लियरली स्टेट कर दिया है नाउ द वेरी workable basis on which to negotiate has been openly and clearly violated even before the negotiations began. In such situation, a bilateral ceasefire or negotiations is unreasonable. अगर हम यहाँ पे बात करें तो साफ साफ इन्होंने पाकिस्तान को लताड़ दिया गया है और कुछ नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान ने एक तरीके से पूरा फील्ड मीडिएटर की तरह काम करा है। अभी साथ ही साथ 10:53 PM पे ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है सैयद अब्बास, उन्होंने लिटरली पाकिस्तान को ओपनली लताड़ा है। उन्होंने प्रूफ दिखाए अलॉन्ग विद देयर एलाइज हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीजफायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान। उन्होंने ये भी लिखा द ईरान यूएस सीजफायर टर्म्स आर क्लियर एंड एक्सप्लिसिट। द यूएस मस्ट चूज ceasefire or continued war by Israel. It cannot have both. The world sees the massacre in Lebanon. The ball is in the US court and the world is watching whether it will act on its commitments. यहाँ पे साफ साफ उन्होंने कहा है कि सीजफायर को वायलेट करा गया है और उन्होंने पाकिस्तान की जो पीएम की जो स्टेटमेंट है उसे साफ साफ यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि उसमें साफ साफ लिखा है कि लेबनान भी इंक्लूडेड है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो सीज फायर है क्या ये लिटरली 24 आवर्स भी लास्ट करा है, मेरे हिसाब से तो ये सीज फायर जो है वो 12 आवर्स भी लास्ट नहीं करा। मैंने क्योंकि अभी आपको वीडियो के एंड में अभी दिखाया कैसे ईरान ने क्लेम करा है कि सीज फायर वॉलेशन हुए हैं साफ साफ, जो कि ये दर्शाते हैं कि ये सीज फायर मेरे हिसाब से सिर्फ एक कागजी सीज फायर था, ऑन पेपर सीज फायर था, बट इन रियल लाइफ द सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इट्स स्टिल ऑन द वर्ज ऑफ अ फुल स्केल वॉर। अगले 1-2 दिन में ये भी देखना होगा क्या यहाँ पे फुल स्केल वॉर होने के वापस और चांसेस बढ़ रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो पे कि जो मैंने आपको बताया कि सीज फायर के पॉइंट्स क्या थे, सीज फायर क्यों हुई, आगे फिर कितने सारे कि यूएस के प्रेस सेक्रेटरी ने क्या कहा, ट्रंप ने क्या करा, फिर ईरान का रिस्पॉन्स क्या था, पाकिस्तान के पीएम ने सीज फायर वॉलेशंस पे क्या कहा। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। सब्सक्राइब टू माय चैनल डीजी स्पीक्स फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।